हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सबका सीए तरुण छाबड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया था। अभी हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है उसमें थर्ड लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये सब टॉपिक कवर कर लिए थे: मीनिंग, प्रोसेस, ब्रांचेस, बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी आज के दिन में हम जो कवर करेंगे, आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जी, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और रोल्स जो है ना, इनके पॉइंट सिमिलर से हैं, इसलिए ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं। किसी भी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है और उसके रोल क्या है, सिमिलर टॉपिक ही माना जाता है। इसलिए मैंने इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर किया है। और फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पर आ जाते हैं। देखिए, कई लंबे समय तक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की थी उसको रिकॉर्ड कर दे। लेकिन अभी अकाउंटिंग का फंक्शन बहुत ही वास्ट हो गया, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बहुत ही वास्ट हो गए हैं। तो इसी वास्टनेस के कारण उसके ऑब्जेक्टिव बढ़ गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जब मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं और सबसे पहले वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल के बाद वो कहाँ जाती हैं? वो लेजर बुक में जाती हैं। लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। पूरा का पूरा एक सिस्टम फॉलो हो रहा है अकाउंटिंग में। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग में एक पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो होता है और वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखती है। ऐसे नहीं कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर दी, कुछ ट्रांजैक्शन उस बुक में रिकॉर्ड कर दी। एक सिस्टम से पहले जर्नल में जाएंगी, फिर लेजर में जाएंगी, फिर टीबी में जाएंगी, फिर P&L में जाएंगी, फिर बैलेंस शीट जाएंगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंट्स बनाना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने अकाउंट्स बनाने को कंपलसरी कर रखा है। क्यों कंपलसरी कर रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी टैक्स की असेसमेंट जो करती है, यानी कि टैक्स की जो कैलकुलेशन करती है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर करती है। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट अपना टैक्स कैलकुलेट कैसे करेगी? चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इसके अलावा और भी कोई भी टैक्स हो, अकाउंटिंग चेक करने के बाद ही कैलकुलेट किए जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है आपको अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो अकाउंट्स मेंटेन करना का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है अकाउंट्स को मेंटेन करने से। तीसरा पॉइंट है इसका असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट को बड़े सारे डे टू डे ऑपरेशन करने होते हैं और बड़े सारे स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशन भी लेने होते हैं। डे टू डे ऑपरेशन में तो उसका आ जाता है हम किससे माल लेंगे, कितना माल लेंगे, कितना कितना माल बनाएंगे, कितना हमारा स्टॉक पड़ा रहेगा, किसको सामान बेचेंगे। स्ट्रेटेजिकली उसके जो काम होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, उसको हम बनाना बंद करें, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, सारे के सारे मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो मैनेजमेंट ये सारे के सारे काम किसके बेसिस पर करती है? मैनेजमेंट ये सारे के सारे काम अकाउंटिंग के बेसिस पर ही करती हैं। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शन होते हैं और स्ट्रेटेजिकली उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। और वो सारे के सारे फंक्शन
फुलफिल करने में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही हेल्प करते हैं। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन होंगे तो मैनेजमेंट अपने निर्णय नहीं ले पाएगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आ रही है और पिछले साल उसकी क्या कॉस्टिंग थी, उस कॉस्टिंग को क्या हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को भी बड़ी हेल्प मिलती है अकाउंट से। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट की मदद करना, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि महेश मंदानी जी रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में हैं और रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस के लिए वो लोग बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हुए हैं, वर्कर रखे हुए हैं, और उन्होंने कुछ मशीनरी ली है। जो उन्होंने मशीनरी ली है वो 22 लाख रुपए की मशीनरी ली है और वो 22 लाख की मशीनरी की लाइफ जो है 11 साल है। इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स। अब किसी भी बिजनेस में कोई एक प्रकार की फिक्स्ड एसेट नहीं होती, कोई एक मशीनरी नहीं होती। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में 10, 20, कई 50, 100 कई सारी मशीनरियां होती हैं और उनकी लाइफ जो होती है 1 साल से ज़्यादा होती है। अब ये सारी की सारी मशीनरियां अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके आपको एक प्रिंट आउट निकाल करके दे दिया जाए, मैनेजमेंट के पास जाया जाए, ओनर के पास जाया जाए और उनको दिखाया जाए, जी देखो जी हमारी ये फिक्स्ड एसेट है, ये मशीनरी यहाँ पे है, ये मशीनरी यहाँ पे है, इसकी 10 साल लाइफ है, इसकी 5 साल लाइफ है, इसकी 4 साल लाइफ है। तो एक पेपर पे सारी मशीनरियां दिखा दी जाए ना, तो उसकी मशीनरियों को, उन फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में आसानी होती है। और ओनर की बड़ी खास कंसर्न रहती है फिक्स्ड एसेट पे, क्योंकि ओनर जानना चाहते हैं हमारी फिक्स्ड एसेट जो एम्प्लॉय ठीक से यूज कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, कहीं 11 साल की जगह उसकी लाइफ 6-7 साल ही ना रह जाए, इतने खराब तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के कारण सारी फिक्स्ड एसेट एक पेपर पर रिकॉर्ड हो जाती है और उसके कंट्रोलिंग में मदद मिलती है। तो इसका जो चौथा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे को बिजनेस की जो भी की सारी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन में, उनके कंट्रोलिंग में हमें हेल्प मिलती है। पांचवा पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर बताए थे। 2 तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर होता है और एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर कौन होता है, जो विद इन द फर्म, विद इन द कंपनी है और जिसका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। एक्सटर्नल यूजर कौन होता है, जो विद इन द फर्म नहीं है और उसका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट भी नहीं है। देखिए, चाहे एक्सटर्नल यूजर हो चाहे इंटरनल यूजर हो, उसको अपने कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। चाहे देखिए इन्वेस्टर वो निर्णय लेगा कि मैं इसमें बिजनेस में और पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, जो पहला पैसे लगाया हुआ है उसको विड्रॉ करूं। बैंक निर्णय लेते हैं कि हमने जो लोन दिया हुआ है वो लोन हम कम करें, ज़्यादा करें, वो लोन हमारा सेफ है या नहीं है। तो वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग यूजर कैसे करते हैं, वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग यूजर जो करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही तो करते हैं। ठीक है जी। इसलिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र, ये एक और ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ठीक है जी। अब छठा पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट्स का सबसे मेन कार्यों में से सबसे एक कार्य यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑनर को पता चलता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो कितना लॉस गवाया। सबसे मेन कंसर्न तो प्रॉफिट पर ही होता है। जो ओनर होता है बिजनेस में इतना पैसा लगा के रिस्क ले रहा है, उसका सारा का सारा रिवार्ड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और अकाउंट मेंटेन करने के कारण ही हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करना। 7वां पॉइंट है determining financial position। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के एक साइड में लाइबिलिटीज लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिख देंगे। इस बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। एसेट्स में हम लोग लिख देते हैं डेटर, जिससे हमने पैसा लेना है,
और कोई बिजनेस की एसेट्स होती है, मशीनरी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स है, वो लिख देते हैं। मान लेते हैं बिजनेस ने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करके रखी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ लिख देंगे एसेट साइड में। बिजनेस ने जो भी उधार देने हैं, एक तो क्रेडिटर्स को पैसा देना है वो यहाँ पर लिख देंगे, बैंक लोन, बैंक से जो उधार लिया हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे, और भी कई तरीके के आइटम्स लिखते हैं। तो ये बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने सारे उसके पॉजिटिव साइड में खड़े हैं और कितने सारे पॉइंट उसके नेगेटिव साइड में खड़े हैं। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, बस यही 7 पॉइंट थे आपके बिजनेस के अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, वही अकाउंटिंग के कार्य भी हैं, इनके पॉइंट सिमिलर से हैं। अब पहला पॉइंट इसका यही है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही पिछले वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन से अकाउंट्स को मेंटेन करना, जो सबको पढ़ने में आसानी हो, और रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होते हैं तो सभी उस अकाउंट्स को इजीली पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका क्या है, मेंटेनिंग मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग लीगल अकाउंट मेंटेन करना लीगली जरूरी है जिससे टैक्स की कैलकुलेशन हो, वही ऊपर वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने कार्य करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। मैनेजमेंट को बड़े डे टू डे ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेने होते हैं, वो अकाउंटिंग को पढ़कर ही लेती है। चौथा है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ठीक है जी, ये नया पॉइंट है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं बताया, ऑल्दो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी है और फंक्शन भी है। फैसिलिटेट कंपैरिजन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म दो तरीके के कंपैरिजन करती है, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, दूसरी फर्म के साथ, आउटसाइड जो हमारी दूसरी फर्म है उनके साथ कंपैरिजन करना। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, विद इन द फर्म आप कंपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स को पिछले सालों से। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन। तो ये सारे कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो ये एक फंक्शन है अकाउंटिंग का कि आप अकाउंट मेंटेन कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए पिछले सालों से और दूसरी फर्म से। पांचवा इसका फंक्शन क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स। पिछला वही आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पॉइंट बताया था, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर दो प्रकार के यूजर होते हैं और इन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये इनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और डिफरेंट डिफरेंट यूजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। छठा पॉइंट, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर से वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बना दिया है। तो ये भी बता दिया, ये भी एक अकाउंटिंग का फंक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट का पता चले और बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। ठीक है जी। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जी, ये भी सेम ही है, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन के पॉइंट्स भी सेम ही है। जो भी अकाउंटिंग के फंक्शन है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, वही अकाउंटिंग के रोल भी हैं बिजनेस के अंदर।
अब ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, जो CBSE NCERT वालों ने इशू की है, उसमें 3 टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं, इसलिए हमें ये 3 टॉपिक यहाँ पर 3 तरीके से कवर करने पड़ते हैं। ऑल्दो इनके पॉइंट जो है इंटरचेंजेबल है, आप एक का पॉइंट दूसरे में लिख सकते हैं, दूसरे का पॉइंट तीसरे में लिख देते हैं। तो सबसे पहला इसका रोल क्या है? सबसे पहला रोल यही है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही पॉइंट है जी, पहले मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। दूसरा है एविडेंस इन कोर्ट, ये एक नया पॉइंट है। देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस फर्म है, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया हो जाना। दिवालिया होने का मतलब है वो कह रहा है जी हमने जो भी बिजनेस, हमारे बिजनेस ने जो भी पैसा उधार लिया हुआ है ना, हम उसको पे करने की सिचुएशन में नहीं है, हमें कितना सारा लॉस हो गया बिजनेस में, हम लॉस रिकवर करते करते हम तो मर जाएंगे जी। हम जो हमने जिस बिजनेस में जिन भी लोगों से पैसा उधार ले रखा है, चाहे बैंक वालों से पैसा उधार ले रखा है लोन के रूप में, चाहे हमने उधार पे माल लिया हुआ है, हम उन लोगों को पैसा पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पे कर सकते? क्योंकि हमारे को लॉस बहुत ज़्यादा हो गई और हमारी पे करने की सिचुएशन नहीं है। ठीक है जी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बिजनेसमैन या फिर बिजनेस कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर के गुहार लगाता है, कहता है जी मेरे को आप बचाओ, सारे ये बिजनेस के देनदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बिजनेस के लेनदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे कपड़े फाड़ने को तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारा पैसा दो, और पैसा इनको देने के पास मेरे पास है नहीं। तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा ठीक है जी आप अपने अकाउंट्स हमारे पास लेकर के आओ, आपके अकाउंट्स पढ़ के हम चेक करेंगे कि आप 2-4 रुपया किसी को 20% 30% कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, और पूरा नहीं दे सकता तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, सबसे पहले तो अपने अकाउंट्स लेकर के हम हमारे पास आओ। तो ये अकाउंट्स लेकर के कोर्ट के पास जाता है और आपके अकाउंट्स में ठीक से ऑडिट हो रखा है, इंटरनल ऑडिट हो रखा है, एक्सटर्नल ऑडिट हो रखा है, मतलब कि ठीक से चेकिंग हो रखी है आपके अकाउंट्स की। तो वो अकाउंट्स जो हैं कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक पर्याप्त एविडेंस माना जाता है। ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंट्स का बिजनेस के अंदर। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरा वही है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने काम काज करने में अकाउंट्स बड़ी ही मदद करता है। चौथा पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। वही बात होगी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना हो बिजनेस ने और इंटर फर्म कंपैरिजन करना हो, उसके लिए भी अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे तभी तो वो कंपैरिजन कर पाएगा। और कुछ एक अदर रोल देख लेते हैं। अदर रोल में जो हमारे पॉइंट रह गए हैं ऑब्जेक्टिव या फंक्शन की, वो कवर कर देते हैं। थ्योरी में तो ऐसा ही होता है ना। अब एक पॉइंट देखते हैं अदर में, फैसिलिटेट रेजिंग लोन। कोई भी बैंक के पास आप जाते हो और कहते हो कि बैंक हमारे को लोन दो, तो बैंक आपको कहता है जी आपने पहले अकाउंट लेकर के आओ, हम आपके अकाउंट पढ़ेंगे, आप अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, आप हमारा लोन पे कर पाओगे, तभी हम आपको लोन देंगे। तो अकाउंट हेल्प करता है लोन रेज करने में भी। दूसरा क्या कह सकते हैं? फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस में तो क्या है जी, कई बार कोई बिजनेसमैन कहता है जी मैं तो इस बिजनेस को सेल करके ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मेरे को इस बिजनेस में इतना मजा नहीं आ रहा, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस हो रहा है, कह रहा है मैं तो इस बिजनेस को सेल करूंगा। और उनको वो बायर ढूंढते हैं और कोई ना कोई बायर उनको मिल जाता है। और दूसरा बायर सोचता है जी इसको इसकी बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए इसको दिक्कत आ रही है, मैं इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस में कई सालों से कर रहा हूँ, तो मैं इसका बिजनेस परचेज कर लेता हूँ। अब सेल ऑफ बिजनेस के वक्त में बिजनेस की एक वैल्यू निकलती है। जो बंदा बिजनेस अपना सेल करेगा, इतनी सारी मशीनें सेल करेगा, इतना सारा माल उसके पास पड़ा होगा, वो सेल करेगा, फैक्ट्री सेल करेगा, वो कुछ ना कुछ तो आपसे पैसा मांगेगा ना, तभी तो वो सेल करेगा। तो बिजनेस की जो वैल्यू निकलती है वो अकाउंटिंग के बेसिस पर ही निकलती है। उसके अकाउंट में देखते हैं हम कितनी उसकी एसेट्स खड़ी हैं, कितनी लाइबिलिटीज खड़ी हैं, कितना उधार लिया हुआ है, कितना उधार दिया हुआ है, उन सबको कैलकुलेट माइनस करके डिडक्ट करके वो बिजनेस की वैल्यू निकालता है। तो बिजनेस की वैल्यू निकालने में सेल और बिजनेस में अकाउंटिंग बड़ी मदद करती है। अब फिर से अगला पॉइंट ये हो जाता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, इसमें भी अकाउंटिंग बड़ी मदद करता है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक अब हमने कवर कर लिया। इसकी मैं आपको थ्योरी दिखाना चाहूँ ना,
तो इसकी थ्योरी देखिए, मैंने जो ये पॉइंट बनाए हुए हैं ना, ऑब्जेक्टिव के, फंक्शन के और रोल के, ठीक है, ये तीनों पॉइंट मैंने एक साथ टेबुलर फॉर्म में कवर किए हुए हैं। एक साथ टेबुलर फॉर्म में इसलिए कवर किए हुए हैं क्योंकि ये पॉइंट सिमिलर से पॉइंट है, आपको हर बार पेज ना पलटना पड़े। ऑब्जेक्टिव के लिए हर पेज अलग पेज पे जाओगे, फंक्शन के लिए अलग पेज पे जाओगे, रोल के लिए अलग पेज पर जाओगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस एक साथ कवर कर दिए ताकि आप एक साथ इनका कंपैरिजन कर सकें, ठीक है जी। अब ये कह रहा है ओवर द सेंचुरीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमेन कंफाइंड टू मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ओनली, बट टुडे रैपिड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ग्रोन द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एक लंबे समय तक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इतना ही था, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर दे, लेकिन समय के साथ उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो वास्ट हो गए हैं। वो इस प्रकार हैं: मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, वही मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, determining profit and loss, determining financial position, protecting business asset, providing accounting information to user। ये सब मैंने आपको कवर कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और रोल देखेंगे, इसका पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रोल का, फिर ये दूसरा पॉइंट है, फिर ये तीसरा पॉइंट है, फिर ये चौथा पॉइंट है, फिर ये पांचवा पॉइंट है, और ये फिर ये छठा पॉइंट है, और ये सातवां पॉइंट है। बड़ी आसान सी थ्योरी है, बिल्कुल इंग्लिश की हिंदी करने वाली बात है। आप पढ़ लीजिए, आपको मैं नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। फिलहाल हम इसकी थ्योरी को यहां पर नहीं पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट याद करने के लिए मैंने आपको एक मेमोरी कोड दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव आपको याद होगे तो फंक्शन के भी पॉइंट आपको याद हो ही जाएंगे और रोल के पॉइंट भी याद हो जाएंगे। कुछ एक इधर उधर से आप की मेमोरी में याद आएगा, आप लिख सकते हैं। ये 7 पॉइंट कवर करने के लिए मैंने आपको एक मेमोरी कोड दिया हुआ है। अब मेमोरी कोड क्या है? प्रोटेक्ट एमएलए एंड प्रोवाइड पीएफ। प्रोटेक्ट से क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एम से क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एल से क्या है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ए से क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रोवाइड से क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। पी से डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। एफ से डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। पी से प्रॉफिट एंड लॉस, एफ से फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। मेमोरी कोड भी दे दिया है आपको इस मेमोरी कोड से 7 के 7 पॉइंट एक साथ याद हो जाएंगे। अब है हमारा अगला टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं? इसमें भी वही ऊपर वाले पॉइंट आपको याद ना आ रहे हो अपने एग्जाम में तो आप ऊपर वाले पॉइंट को बना बनाकर जरूर लिख सकते हैं। इसके पॉइंट्स हम अलग से देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें अकाउंट मेंटेन करने का सबसे अच्छा फायदा ये है, हमारे को बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। हम प्रॉफिट पता चल जाता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बैलेंस शीट पता चल जाती है। दूसरा इसका क्या फायदा है? रिप्लेसिस मेमोरी। अकाउंटिंग में बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। कोई भी अकाउंटेंट इतना स्मार्ट नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को याद कर सके। इसलिए हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि कल को कोई ट्रांजैक्शन हमें देखनी हो, क्रॉस चेक करनी हो तो अकाउंट से चेक कर सकें। इतनी सारी ट्रांजैक्शन कोई मैनेजमेंट, कोई अकाउंटेंट याद नहीं रख सकता। तो हमारी मेमोरी को ये रिप्लेस कर रही है। अकाउंट्स हमने रिटन फॉर्म में लिख दिए हैं तो हमें उन ट्रांजैक्शन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट यही आ जाता है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने कार्य करने में मदद करता है अकाउंटेंट, ये भी इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट है। चौथा पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है जी, हमारा बिजनेस का हम कंपैरिजन कर पाएंगे इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, ये इसका बड़ा अच्छा फायदा है एक। पांचवा पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट्स टैक्स सेटलमेंट। ठीक है जी, टैक्स सेटलमेंट हम अकाउंटिंग के बेसिस पर ही तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, 2 लाख 4 लाख जितना प्रॉफिट उतना टैक्स।
इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है। तो वो पॉसिबल कब हो पाता है, वो पॉसिबल कब हो जा पाता है, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो टैक्स सेटलमेंट में हमारे को अकाउंटिंग बड़ी मदद करती है। छठा पॉइंट क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। बिजनेस कई बार लॉसेस हो जाता है और बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वो कोर्ट के पास जाता है और कहता है जी आप मेरे को मदद करो, इंसॉल्वेंसी में सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट उसके अकाउंट्स मंगाता है और चेक करता है कि आप सच में इंसॉल्वेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अकाउंटिंग जो होते हैं कोर्ट में एक प्रॉपर एविडेंस माना जाता है। सातवां पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। आपको अगर अपना बिजनेस सेल करना है तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को अकाउंट्स हेल्प करते हैं, ये इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट है। और फैसिलिटेट्स लोन। बैंक के पास आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके अकाउंट चेक करता है और देखता है कि आप हमारे लोन को पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसकी चेकिंग वो आप लोग पिछले साल के अकाउंट्स पढ़ के ही करता है, तभी आपको लोन देता है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, आप लोगों के पैसे नहीं पे कर सकते, तो उस केस में कुछ कोर्ट आपके अकाउंट चेक करता है और कहता है कुछ 10% 20% पे कर सकते हो लोगों के। तो वो सारी कैलकुलेशन कैसे होती है, अकाउंट्स के बेसिस पर ही होती है। तो इंसॉल्वेंसी में भी बड़ी हेल्प करता है। 10वां पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अभी देखिए अकाउंट्स +1 के जो अकाउंट्स है ना, उसमें तो आप सोल प्रोपाइटरशिप, एक अकेला आदमी कैसे बिजनेस को मेंटेन करता है उसके अकाउंट बनाना सीखते हैं। आप +2 में पार्टनर के अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स अपने अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर जब अपने अकाउंट बनाते हैं ना, पार्टनर्स को अकाउंटिंग बड़ी हेल्प करती है। किन किन चीजों में हेल्प करती है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। मान लीजिए 2 या 3 लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, अब एक चौथा आदमी उनके पास आता है, कहता है यार आप भी मेरे को भी अपने बिजनेस में लो, आप लोग बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, मैं भी आपके बिजनेस में आना चाहता हूं। तो जो 2 या 3 पार्टनर्स होंगे, वो पार्टनर्स कुछ पैसा मांगेंगे पार्टनर से, नए पार्टनर से। नए पार्टनर को कहेंगे हमारे को 10 लाख 20 लाख कुछ, तो हमने इतने साल तक काम किया है, हमने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, उसका कुछ इतना सारे हमारे बिजनेस की एसेट खड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो आप हमारे को पैसा दोगे तभी हम आपको अपने बिजनेस में आने देंगे ना। तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है, एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन करना हो तो वो अकाउंट्स के बेसिस पर ही होती है। अब मान लेते हैं किसी पार्टनर की डेथ होगी, डेथ के केसेस में हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको निकालना पड़ता है, और उसके जो लीगल हियर होते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। और उसके जो फैमिली मेंबर्स लीगल हियर होंगे उसको कितना पैसा पे करना है, वो सब हेल्प हमारी अकाउंटिंग से ही मिलती है। अकाउंटिंग का ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। ठीक है जी, तो ये आपके 10 एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के। एडवांटेजेस के बाद हम आज अपना एक आखिरी टॉपिक कवर करेंगे, वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैं बताऊं ना, ये जो टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है। अकाउंटिंग की अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं ना, अकाउंटिंग का मेरे को तो एक ही डिसएडवांटेज समझ में आता है, आपको अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, फिर अकाउंट चेक करवाने पड़ेंगे, यानी कि उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट अलग से होता है, एक्सटर्नल ऑडिट अलग से होता है। उन सब चीज़ों में ना बड़ा पैसा है, अकाउंटेंट भी सैलरी लेगा, ऑडिटर भी सैलरी लेंगे, इंटरनल ऑडिटर भी, एक्सटर्नल ऑडिटर भी। तो अकाउंट्स मेंटेन करने में ना पैसा खर्च होता है, और ये कई बार काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज तो एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको मेंटेन करने के लिए हमारे को पैसा खर्चना पड़ता है, कॉस्टिंग इसकी कई बार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है ना, ये अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस नहीं है। कह रहे हैं आप इतनी सारी अकाउंटिंग करने के बाद भी उसके एडवांटेजेस कुछ पॉइंट तक सीमित रह जाते हैं, हमें इतने वास्ट बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं अकाउंटिंग के। तो वो जो बेनिफिट इतने वास्ट नहीं मिल पाते हैं, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं जिसके कारण हमारे को अकाउंटिंग के बेनिफिट बड़े ही वास्ट नहीं होते, थोड़े बहुत ही बेनिफिट मिल पाते हैं। सबसे पहली इसकी लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इज
नॉट ए फुली एग्जैक्ट। फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या है? अकाउंट जो हमारे को इन्फॉर्मेशन कर रहा है वो 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो हमारे को 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारे को अकाउंट्स करते वक्त कई बार कुछ एक एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं, कुछ एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है, और अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे को पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व करनी पड़ती है, और सभी अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट डिफरेंट होती है। अब देखिए, हमारे को कुछ एक एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। एस्टिमेट्स हैव टू मेड sometimes in accounting। सबसे पहला एस्टिमेट इसका यही है, एक एस्टिमेट हम देखते हैं कि हमारे को हम जो भी मशीनरियां बिजनेस में लाते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, तो वो हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है इसकी लाइफ कितनी है, लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारे एग्जांपल में हमने अपनी मशीनरियों की लाइफ 11 साल ली थी, लेकिन ये एस्टिमेट सही हो या नहीं हो इसको हम कोई नहीं जानता है। तो 11 साल तक यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा ना। हो सकता है 6-7 साल में हमारी मशीनरी बोल जाए, 6-7 साल में हमारी मशीनरियाँ ख़त्म हो जाए, हमें नई मशीनरी लेनी पड़े। ठीक है जी। तो ये एक एस्टिमेट लगाना किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का, ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये अंदाजे पे चलता है। इसलिए बोल रहा है कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेट उसमें लगाने पड़ते हैं, इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट है, based on accounting concepts and conventions। अकाउंटिंग में बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं और कन्वेंशंस चलती हैं। कन्वेंशन का मतलब तो क्या है? मतलब परंपराएं चलती हैं। कई सैकड़ों सालों से अकाउंटिंग में ना कुछ एक परंपराएं चलती जा रही हैं और सभी अकाउंटेंट उसी परंपराओं को फॉलो करते हैं, कोई इसके इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो वो परंपराएं सही हों, वो कंसेप्ट अकाउंट्स के 100% सही हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना होता है क्योंकि वो ऐसे ही चलती आ रही हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये अकाउंटिंग की एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है कंजर्वेटिज्म की। अब ये कंजर्वेटिज्म की जो एग्जांपल, ये अकाउंट्स की कन्वेंशन है, ये पता है क्या बोलती है? कह रही है जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाते वक्त कोई भी आप फ्यूचर में लॉस एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है फ्यूचर में हमारे को लॉस होगा, तो उसे तो आप अकाउंट्स बनाते वक्त कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारे को कोई प्रॉफिट होगा, उसे आप इग्नोर कर दोगे। ये क्या बात हुई? या तो वो फ्यूचर के लॉस को भी इग्नोर कर देता अगर फ्यूचर के प्रॉफिट को इग्नोर करना था तो, या तो अगर वो फ्यूचर के लॉस को कंसीडर कर रहा है तो फ्यूचर के प्रॉफिट को भी कंसीडर करता, तब जाके एक इवननेस बनी रहती ना। ये तो बड़ी ऑडनेस हो गई है अकाउंट्स बनाने में। लेकिन ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम थोड़ी कंजूसी से ही चलते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच बना के चलते हैं। लॉस को तो कंसीडर करेंगे लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं। ये कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, हमारे एग्जांपल में हमने क्या करा था? हमारे एग्जांपल में हमने कॉटन परचेज करी थी। ठीक है जी। महेश मंदानी जी का हमने एग्जांपल लिया था। वो उस एग्जांपल में क्या कर रहे थे? वो उस एग्जांपल में कॉटन लेकर के उसको थ्रेड बना करके उसको गारमेंट्स बनाते थे, लेडीज गारमेंट, जेंट्स गारमेंट। हमने जो कॉटन परचेज करी, हमने 10 लाख रुपए की कॉटन परचेज करी, लेकिन जब हमने पूरे साल के अकाउंट्स बनाए ना, उसमें से केवल हमारी 5 लाख की कॉटन जो थी ना हमने कंज्यूम करी। 5 लाख की कॉटन हमने कंज्यूम अभी नहीं करी। अगले साल में उस कॉटन से हम थ्रेड बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे और फिनिश्ड गारमेंट बनाएंगे। तो 5 लाख की तो हमने कंज्यूम कर ली। 5 लाख की जो हमारे कॉटन बची रह गई ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये हमारा स्टॉक बचा रह गया, ये हमारा माल बचा रह गया। अब जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो हमें इस माल की ना वैल्यूएशन करनी पड़ती है, इसकी एक क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता हमने 5 लाख का माल लिया है तो 5 लाख इसकी वैल्यू, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब जो स्टॉक, जो माल बचा रह गया हमारा, इसकी वैल्यूएशन के लिए एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल बोलता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस।
कह रहा है आपने जो ये 5 लाख का माल आपका बचा रह गया, इसकी हमारे को कॉस्ट बताओ। कॉस्ट तो हमारे को 5 लाख की है, हमारे को पता है, लेकिन कॉस्ट से बात नहीं चलता। अब हो सकता है जब आपने कॉटन लिया हो उसके बाद मार्केट में कॉटन के दाम गिर गए हो, जो 5 लाख का आपका माल बचा हुआ है वो आज की डेट में मैं लेने जाऊंगा ना मार्केट से, मेरे को 3 लाख का मिलेगा। या फिर हो सकता है कॉटन खराब भी हो गया हो, 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए की उसकी वैल्यू बची है। तो ऐसा है जी। अब ये अकाउंट जो बोलता है, ये आपकी एक बिजनेस का जो कंसेप्ट बोलता है, वो कह रहा है आप भी जब भी इस कॉटन की, इस स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो चेक करोगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जिसकी वैल्यू कम है ना, वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। अब मार्केट वैल्यू तो इसकी 3 लाख रुपए है, हम 5 लाख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब भी हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड में डेटर्स के बाद स्टॉक भी लिखते हैं। हम स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे 5 लाख ना लिख करके 3 लाख लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से इसकी मार्केट वैल्यू कम है। ठीक है जी। लेकिन मान लो एक इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती, मार्केट वैल्यू 5 लाख ना होकर के 6 लाख होती, तब भी हम क्या करते हैं, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो हम 6 लाख रिकॉर्ड ना करके हम 5 लाख रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये इसका एक कन्वेंशन, एक कंसेप्ट है जो हम फॉलो करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ये कन्वेंशन जो है ना, बड़ी अनइवननेस है। अगर आप मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं, कम के केस में तो आप मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, ज्यादा के केस में आप मार्केट वैल्यू ले ही नहीं रहे हो। लेकिन ये इसको ऐसे ही फॉलो करना होता है, ये कन्वेंशन ऐसे ही चलती आ रही है। तो कुछ कन्वेंशन सही हैं, कुछ कन्वेंशन आपको सही नहीं लगेंगी, अनइवन लगेंगी, थोड़ी उलट सुलट लगेंगी, लेकिन वो आपको वैसे ही फॉलो करनी है। तो अकाउंटिंग का एक ये लिमिटेशन है कि हम अकाउंटिंग को कंसेप्ट और कन्वेंशन के बेसिस पर करते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो है इसका पॉइंट है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग से हमारे को पास्ट की इंफॉर्मेशन तो पता चलती है, पास्ट में आपने कितने का स्टॉक लिया, कितने की सेल करी, कितने की मशीनरी करी, लेकिन मैं कितने का प्रॉफिट कमाया। लेकिन मैं आपको कहूं कि पास्ट की इंफॉर्मेशन से आप हमारे को फ्यूचर बताओ, फ्यूचर में कितने का माल लेंगे, फ्यूचर में हमारे को कितने का प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में हमारे कितने के डेटर्स होंगे, फ्यूचर का तो नहीं बता सकते ना हम लोग। फ्यूचर का तो हमारा अकाउंट कुछ बता ही नहीं सकता। अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन इतनी वो एस्टिमेट इतना एग्जैक्ट हो जरूरी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा डिसबेनिफिट यही है, हमारे को फोरकास्टिंग में ज्यादा हेल्प नहीं करता है अकाउंट। फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल थ्रू अकाउंट। चौथा कह रहा है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन कहलाती है। हमने प्रेजेंटेशन को मिसलीड कर दिया, बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया, तो ये बहुत ही गलत बात है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। विंडो ड्रेसिंग कैसे पॉसिबल है? देखिए क्या हुआ, जो महेश मंदानी जी ने हमारे एग्जाम्पल में गारमेंट्स बनाए, उनके गारमेंट पूरे साल तो बिके नहीं, पूरे साल बिके नहीं, तो उन्होंने साल के अंत में एक टेक्निक लगाई। उन्होंने कहा हम अपने गारमेंट पे 70% डिस्काउंट देते हैं, जो 1000 रुपए का है वो 700 में ले जाओ, जो 500 रुपए का है वो भी 70% डिस्काउंट पे, यानी कि 150 रुपए में ले जाओ। तो 70% डिस्काउंट में तो उसकी कॉस्टिंग भी कवर नहीं हो रही होगी, लेकिन 70% डिस्काउंट से क्या हुआ, उसकी सेल बूम कर गई, उसकी सेल बड़ी ज्यादा होगी। अब हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे, इसके राइट साइड में जब हम सेल्स लिखेंगे, हमारे को सेल्स का फिगर बड़ा ज्यादा लगा नजर आएगा। लेकिन ये सेल्स का फिगर हमारे को, हमने विंडो ड्रेसिंग तो कर दी सेल की, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन इससे खराब होगी। हमने तो 70% डिस्काउंट पे अपना माल बेच दिया, क्या पता इसमें तो 70% से ज्यादा कॉस्टिंग ही लगी होगी, कुछ 1% हमारे को बनाने में। 70% डिस्काउंट पे बेचने में हमने विंडो ड्रेसिंग कर दी, जो ये अकाउंट्स का हमारे को एक नुकसान है। और कई तरीके की विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, कई तरीकों से हो सकती है। हमने क्या करा, एक साल के अकाउंट बनाते हैं, साल के अकाउंट बनाते हैं हम लोग अप्रैल से लेकर के मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब 25-26 के अकाउंट बनाएंगे तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। अब ये 2025-26 के जो अकाउंट बनाए इन्होंने, उसमें क्या हुआ, उन्होंने मान लेते हैं 25 मार्च को कुछ एक परचेज करी,
परचेज यानी करना यानी कि खर्चा करना, खर्चे से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब वो क्या करता है अकाउंटेंट, 25 मार्च को उसने जो परचेज करी ना, वो कहता है मैं इस साल रिकॉर्ड ही नहीं करता, मैं तो अगले साल इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। जब अगले साल के मैं अकाउंट बनाऊंगा यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 के जब मैं अकाउंट बनाऊंगा उसमें ये परचेज रिकॉर्ड कर दूंगा। आखिर के 4-5 दिन ही तो रहते हैं, मैं दिखाता ही नहीं, मैं इसको थोड़ी देर बिल को होल्ड कर देता हूँ। तो उसने यहाँ पे इस साल का जो प्रॉफिट होगा ना उसका हाइप कर जाएगा कि उसने खर्चा कम दिखाया। किस तरीके से उसने यहाँ पे प्रॉफिट की विंडो ड्रेसिंग कर दी। देख रहे हैं ना जी, बहुत तरीके से अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। ये अकाउंट का एक लिमिटेशन है। पांचवा है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल फाइनेंशियल टर्म की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपको बताया था, आपके जो इंप्लॉइज हैं, स्टाफ है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, स्टाफ की क्वालिटी बड़ी अच्छी है दूसरी कंपनियों के कंपैरेटिवली। या आपका मैनेजर जो है बड़ा ही स्किल्ड मैनेजर है, दूसरी कंपनी के बाद इतना अच्छा स्किल नहीं है उस मैनेजर के बाद। वो सारे के सारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को मेजर करने का, क्वांटिफाई करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करना बिजनेस का एक अनदर लिमिटेशंस है। अब ये कह रहा है अकाउंटिंग जो है वो कह रहा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों है? हमने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये तो अंत में पता चलेगी जब सारा का सारा आप अकाउंट, सारे के सारे आप बिजनेस को बंद कर देंगे। इन बिटवीन तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, एक साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल लॉस भी हो सकता है, एक साल फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, दूसरे साल खराब भी हो सकती है। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ये इसका एक लिमिटेशन है। सातवां, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। कह रहा है अकाउंटिंग की जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, वो एक तरीके की हिस्ट्री है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में हमने फैक्ट्री की लैंड ली हुई है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसकी एक वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। शुरुआत में जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग बनाई, उसकी हमारी वैल्यू निकल करके आई 5 लाख रुपया। लेकिन 4 साल के बाद ही जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख थी ना, वो 40 लाख होगी। प्रॉपर्टी में इतना बूम आ गया, 4 लाख से 40 लाख होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जब भी कौन से भी साल में, चाहे चौथे साल, 5वें साल, पहले साल, हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी एसेट्स में हमेशा 5 लाख ही लिखेंगे। ठीक है जी, 5 लाख से अगर इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख हो जाए, पर 5 लाख से 50 लाख हो जाए तो हम 50 लाख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 5 लाख ही हमेशा से रिकॉर्ड करते आए हैं और 5 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि ये 5 लाख इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम अकाउंट बनाते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कभी भी करंट फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से बताए वो ज़रूरी नहीं होता है। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। बस ये टोटल 7 लिमिटेशन मैंने आपको करानी थी। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि आप इसको एक साथ कवर सकें। एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया दिया, प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मेमोरी को रिप्लेस करना। कोई भी आदमी इतनी सारी मेमोरी, इतनी सारी ट्रांजेक्शन को याद नहीं कर सकता, इसलिए हम अकाउंट्स को रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट जो है अकाउंट्स के बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी निकालती है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी में हेल्प करता है। लोन, बैंक लोन देना जाएगी, लेने बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेगा आप हमारे को अपने अकाउंट दिखाइए तभी हम आपको लोन देंगे। एविडेंस कोर्ट, कोर्ट में हम एविडेंस के रूप में अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। सेल ऑफ बिजनेस में अकाउंट्स हेल्प करते हैं, इंसॉल्वेंसी में हेल्प करते हैं और पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारे को अकाउंट्स बहुत ही हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं ये इसकी लिमिटेशंस पे।
अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अकाउंट करते वक्त कई बार में बहुत सारी पर्सनल जजमेंट्स लगानी पड़ती हैं और एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं जो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। अकाउंट जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो जब हमारा अकाउंट बंद हो जाएंगे ना, क्लोज डाउन हो जाएंगे हमारे बिजनेस, तभी हमें एक सच्ची कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तीसरी लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, मैनेजमेंट बहुत अच्छे स्किल्स का काम कर रहा है, आपके कस्टमर आपसे बड़े सेटिस्फाई रहते हैं, उसको अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, क्वांटिफाई कर ही नहीं सकता। चौथा पॉइंट क्या है? अकाउंट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बनता है। लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है, उसको हम फिर भी बढ़ी हुई वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमेशा डाउन हो सकती है या अप भी हो सकती है, ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा। अकाउंट से विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। यस, विंडो ड्रेसिंग कैसे पॉसिबल है? अकाउंट्स हमेशा एक तरीके का मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, हम बढ़ा चढ़ाकर अकाउंट्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सेल्स के फिगर को बढ़ा चढ़ा दिया, लेकिन वो सेल्स के फिगर को कैसे बढ़ाया? हमने हैवी डिस्काउंट दे दिया। हैवी डिस्काउंट में हमारी कॉस्टिंग भी कवर नहीं होगी, लेकिन सेल्स बढ़ गई। सेल्स देखेगा तो कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी सेल तो दूसरी कंपनियों से बड़ी ज़्यादा है। तो ये विंडो ड्रेसिंग हमने कर दी। अनसुटेबल फोरकास्टिंग, अकाउंट हमारे को पास्ट के रिकॉर्ड तो देता है लेकिन फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन के बेसिस पर बनाई जाती है। कन्वेंशन क्या है? आपको एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म समझाया था मैंने, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है आप फ्यूचर के लॉस तो रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। कितनी अनइवननेस है, लॉस तो आप रिकॉर्ड करोगे लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब ये लिमिटेशंस को याद रखने के लिए मैंने एक और मेमोरी कोड बनाया हुआ है, वो इस प्रकार है। ठीक है जी, इसका जो मेमोरी कोड है वो ये है, एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर क्वालिटी विंडो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन एक लाइन बड़ी आसानी से याद हो जाती है कंपैरेटिवली कि आप 7 पॉइंट याद करें। एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर विंडो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। मैं रिपीट कर दूं, एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर विंडो इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट से क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट। कॉस्ट से क्या है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर से क्या है? अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है जी। क्वालिटी से क्या है? अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। विंडो से क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बेस्ड से क्या है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इंफॉर्मेशन से क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, बस यही आज के लेक्चर में कवर करना था। थ्योरी का चैप्टर है, आप इसको अच्छे से आपको याद करने के लिए मैंने आपको मेमोरी कोड भी दिए हैं। कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके नोट्स भी मैं आपको, जब ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।